हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर श्रृंखला के तहत आज तारीख है 4 मई 2023। 4 मई 2023 के तहत आज हम लोग देखेंगे 5 बड़े करंट अफेयर्स विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तथा अंत में हम लोग डेली करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन टेस्ट लगाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आज आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण यानी कुछ निधन, नियुक्ति एवं इस्तीफा, महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान तथा खेल विशेषांक से जुड़ी जो रोचक जानकारी होगा वो देखने को मिलेंगे, तथा अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस दैनिक समसामयिकी से। आज तारीख है 4 मई 2023। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष रैंक किस देश को मिला है। यानी हाल ही में जो जारी किया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें किस देश को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी डेनमार्क। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्वे। अब एक एक जानकारी, एक एक फैक्ट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ये कल मैंने बताया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट्स जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। इस बार जो जारी किया गया है कुल कितना देश के लिस्ट में यानी कितना देश को इसके सूची में रखा गया है, तो टोटल 180 देशों को इस सूची में रखा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो 180 देशों में ये नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। अगर वही दूसरा स्थान की बात करेंगे तो आयरलैंड, और तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, डेनमार्क। तो इस प्रकार क्वेश्चन के अनुसार मेरा आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अब यहाँ पर देखो टॉप लिस्ट की बात करें तो पहला नंबर पे नॉर्वे हो गया, दूसरा नंबर पे आयरलैंड हो गया, तीसरा नंबर पे डेनमार्क हो गया। वही सबसे अगर लो लिस्ट की बात करेंगे सबसे नीचे पायदान पे तो उत्तर कोरिया जो है वो सबसे निचले पायदान पे आता है। कितना नंबर पे आता है, सबसे नीचे 180 में 180 में स्थान पे कौन है, तो उत्तरी कोरिया। यानी यहाँ पे प्रेस को, मीडिया को उतना स्वतंत्र रूप से अपना जो मुद्दा होता है उसको जाहिर करने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह देखा जाता है कि किस देश की मीडिया कितना स्वतंत्र है किसी मुद्दे को जनता या किसी सरकार के सामने रखने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपने तो बता दिया सर कि पहला स्थान नॉर्वे है, दूसरे देशों का तो आपने बता दिया, अपना देश भारत का क्या स्थिति है। तो वही बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 में 180 देशों में भारत को कितना स्थान मिला है, तो 161वां स्थान। सोचो हम लोग का मीडिया कितना पीछे है, तो 161वां स्थान किसको मिला है, भारत को। वही पिछला रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों तो पिछले बार हमको 180 में 150वां नंबर मिला था। यानी 2022 के रिपोर्ट के आधार पे हम लोग 150वें नंबर पे थे। इस बार के रिपोर्ट पे और 11 अंकों का क्या हो गया है, 11 स्थान के पीछे नीचे लुढ़क गया है। तो विश्व मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे इसको कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। और इस बार के हमारे रैंकिंग में क्या देखा गया है, तो गिरावट देखी गई है। अभी मैंने बात किया था कि टॉप लिस्ट में 3 जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और आयरलैंड ये आपको मैप पे कहाँ दिखेंगे, तो मैप पे आपको दोस्तों ये आपको यूरोप महादेश के ये तीनों देश मिलेंगे। अब यूरोप के मैप को थोड़ा सा बड़ा करें दोस्तों तो देखो यहाँ पे जो देश दिख रहा है ये है नॉर्वे, तो इसे प्रथम स्थान मिला है नॉर्वे। दूसरा नंबर पे मिला है फिनलैंड, वो जो रसिया से अपना जो बॉर्डर साझा करता है। तीसरे नंबर की बात करें जो है इसे तीसरा स्थान मिला है। तो नॉर्वे फर्स्ट पे हो गया, 2 पे फिनलैंड हो गया और तीसरा पे कौन हो गया, आयरलैंड। वही चौथा की बात करें तो चौथा नंबर डेनमार्क को मिला है। यहाँ वाला जो देश आपको दिख रहा है ये डेनमार्क का है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किसे दिया गया है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीर्ष पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है। ऑप्शन ए नीलोफर हमीदी, ऑप्शन बी इलाहे मोहम्मदी, ऑप्शन सी नरगिस मोहम्मदी,
ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ये तीनों महिला को संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र विश्व प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शीर्ष पुरस्कार से क्या किया है, नवाजा गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि ये तीनों महिला वर्तमान में जेल में बंद है और जेल में बंद रहने के बावजूद इसे क्या किया गया है, सर्वोच्च प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शीर्ष पुरस्कार से नवाजा गया है। अगर मैं फिगर की बात करूं दोस्तों तो ये तीनों महिला आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपसे सवाल आएगा दोस्तों कि ये तीनों महिला किस देश की है, तो ये तीनों महिला जो है ईरान की महिलाएं हैं और ईरान की तीनों महिलाओं को प्रेस की स्वतंत्रता के लिए शीर्ष पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा शीर्ष पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। इन्हें जो ये पुरस्कार मिला है ईरान में मानवाधिकार के हनन को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग करने के लिए तीनों को दिया गया है पुरस्कार। वही अगर हम चर्चा करें कि बात अभी चर्चा में क्यों है, तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए तीनों को क्या दिया गया है, शीर्ष पुरस्कार। ये अभी जेल में बंद तीनों ईरानी महिला, तीनों का नाम मैंने यहाँ पे बता दिया और इन्हें किसके लिए दिया गया था वो भी चर्चा कर लिया। अगर आपके मन में सवाल आ गया कि ये पत्रकारों को किन कारणों से इन्हें अभी जेल में बंद है, तो इसका बात करें दोस्तों तो इनके पत्रकारों पर आरोप है ईरान की न्यायपालिका, ईरान की जो न्याय व्यवस्था है उसके द्वारा आरोप है कि ये तीनों महिला पत्रकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करने, यानी जब ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और कोई दुश्मन देश के साथ सहयोग करेगा तो वो देशद्रोह का उस पर लगेगा चार्ज। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने, यानी देश के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंधित जो भी विषय हुआ उसके खिलाफ काम करने और सिस्टम, वहां का जो सिस्टम है उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए तीनों पर क्या लिया गया है, आरोप लगाया गया है। अगर बात करें कि ये जब इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा था तो यूनेस्को के संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था। यूनेस्को के जो अभी वर्तमान में, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, तो उसका आंसर है ऑड्रे एजोले। कौन है? ऑड्रे एजोले संयुक्त राष्ट्र यानी यूनेस्को के अभी महानिदेशक है। उन्होंने ये बात बोला कि ये अभी जो घोषणा करते हुए ये बात बोला कि अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि उन सभी महिला पत्रकारों का समर्थन किया जाए। किन महिलाओं को? जिन्हें अपना काम करने से रोका जाता था। यानी इस पुरस्कार देने के पीछे सबसे बड़ा मकसद है संयुक्त राष्ट्र का कि उन सभी महिला पत्रकारों को सम्मान देना चाहिए, उन्हें अपना साथ देना चाहिए। उन महिलाओं को जो अपने काम करने के लिए, जो सच्चाई के लिए लड़ने के लिए जिन्हें रोका जाता है, जिन्हें खतरों और हमलों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उन महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है। तो ये जो है तीनों महिलाओं को यहाँ पे जो लिखित जानकारी किन कारणों से इन्हें जेल में सजा काट रही है, इसके द्वारा इस लिखित जानकारी आपको दिया है। आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की जो है योजना कब लॉन्च किया गया था? आपके सामने सवाल है कि भारत में स्मार्ट सिटी जो मिशन है ये योजना को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2017। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। एग्जैक्ट अगर महीने की बात करें तो जून 2015 से स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया गया था। ये जो लॉन्च किया गया था किस अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस मंत्रालय के तहत, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो जून 2015 में किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 2015 से लेके उस पहले 19 तक, 2000 का इतना तक, पहले 4 साल की समय सीमा लिया, फिर 2019 से लेके कब 2023 तक, उसके बाद क्या करना है, 4 साल का और समय लेके 100 शहरों को, कितना शहर टोटल इसका लक्ष्य था, 100 शहरों को क्या किया जाएगा, उस वहां के बुनियादी ढांचा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करना, इस यानी जो शहर था उसको स्मार्ट बनाने का लक्ष्य था। तो ये जो लॉन्च किया गया था 2015 में, और 15 में लॉन्च किया गया था, लक्ष्य था जून 2023 तक। कब लक्ष्य था? 2 चरण में, यानी 2015 से पहले 19 और फिर 19 से 23, यानी जून 2023 तक लक्ष्य
था इसको पूरा कर लेने का। ये जो योजना है इसे लॉन्च कौन किया था? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। अगर आपसे सवाल पूछे कि ये जो योजना है ये किसके द्वारा वित्त पोषित होती है, यानी इसे कौन कवर करता है, कौन इस पे एक्सपॉन्स करता है, तो दोस्तों ये केंद्र की सरकार के द्वारा परियोजना है। अतः इस पे जो भी खर्च आएंगे उस पे कौन राशि खर्च करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। और इस पे खर्च की जो राशि है 16,000 करोड़ रुपया इस मिशन के लिए क्या किया गया है? खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया था। तो ये तो हो गया फैक्चुअल जानकारी कि आपसे पूछा कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना कब लॉन्च किया गया? तो 2015 ईस्वी में। इसका लक्ष्य था 2023 तक यानी 8 सालों में 100 शहरों को डेवलप किया जाएगा, जिसे ही स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। लेकिन अब आप सवाल पूछोगे कि ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय के जो अधिकारी है उन्होंने पिछले सोमवार को घोषणा किया है कि अब स्मार्ट सिटी मिशन की जो समय सीमा जो जून 2024 था पुनः उसे 1 वर्ष बढ़ा के 2024 कर दिया गया है। इसके पीछे रीजन अगर पूछा गया तो कहा गया कि जैसा कि कुछ शहरों द्वारा, जो कुछ शहर ऐसे हैं उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अभी उनके द्वारा जो कार्य चल रहा है, परियोजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है, चल रहा है, उसे पूरा करने के लिए और अतिरिक्त समय की क्या है? आवश्यकता है। यही कारण ये अभी चर्चा में बना हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि ये जो स्मार्ट सिटी मिशन का तो लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। तो देखो यहां मैंने पॉइंट में सजाया है उद्देश्य है स्मार्ट सिटी मिशन का कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी वहां की जो रहने वाले निवासी हैं उसके जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना, बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना, बेहतर स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करना, सुरक्षा और संरक्षा में सुधार करना, संचार यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का परिचय इत्यादि सब उसका उद्देश्य था। अगर हम उसका विशेषता की बात करें कि स्मार्ट शहरी की क्या मुख्य विशेषता है, तो आपको 3 प्रकार की विशेषता मिलेगा। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि में आपको क्या किया जाएगा? आईसीटी का परिचय कराया जाएगा, डिजिटलीकरण का विकास किया जाएगा। ये सब जो है इसकी प्रथम विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करेंगे तो ई गवर्नेंस में आपको ई पंचायत और ई चौपाल। दोस्तों जहां ई शब्द लग जाए तो ई शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी ई गवर्नेंस के तहत ये उद्देश्य है, ये विशेषता है इसको कि जितने भी पंचायत है तो इस पंचायत को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक यानी कि पेपरलेस बनाना, ई चौपाल जो होता है उसको पेपरलेस बनाना। तीसरा विशेषता है कि यहाँ का जो बुनियादी ढांचा है यानी शहर के जो स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे मेन जो विशेषता है, यहाँ का बुनियादी ढांचा बहुत ही अच्छा हो, जैसे अच्छे पानी की आपूर्ति हो, सभी के लिए बिजली समान हो, उचित स्वच्छता हो, जो कचरा होता है उसको प्रबंधन का प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, शहरी जो गतिशीलता है उसको बढ़ावा देना, पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन, सबके लिए सार्वजनिक परिवहन हो, आवास जैसी किफायती जीवन स्थितियां या सतत पर्यावरण का क्या हो? पूर्ति हो सके। तो ये जो स्मार्ट सिटी मिशन का कुछ प्रमुख क्या है? विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये 4 हो जाएगा। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी अजय बांगा, ऑप्शन डी जॉब स्मिथ। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय बांगा। अजय बांगा ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं, जिन्हें विश्व बैंक के नया अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें विश्व बैंक का तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विश्व बैंक जो एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक है, एक संस्था है, उसका निर्माण है किसी भी कोई भी राष्ट्र को रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण करना है तथा जो विकासात्मक कार्यों में क्या करना है? अपना आर्थिक सहायता देना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 चीज आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा IMF और एक मिलेगा वर्ल्ड बैंक। यानी जो देखिए एक आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिलेगा और एक विश्व बैंक। तो अभी जिन्हें अजय बांगा को जो अध्यक्ष बनाया गया है वो विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनाया गया है तो आपके मन में सवाल आएगा कि विश्व बैंक और ये IMF क्या है? तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि मैं प्रॉपर एक वीडियो कर चुका हूं इससे पहले। जो लोग IMF और विश्व वर्ल्ड बैंक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग ये इतिहास को आप लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर संक्षिप्त जानकारी दो तो दोस्तों
आप समझो कि IMF जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपको किसी भी देश को लोन देता है। जब कोई देश दुविधा में, परिस्थिति में, कर्ज में फंसा हुआ रहता है तब वो मुसीबत में लोन देता है। जबकि वही विश्व बैंक की बात करें तो किसी भी देश का अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है, पुनर्निर्माण करना है, उसके विकासात्मक कार्य करना है तो वो दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी ज्यादा समय के लिए ऋण देता है। जबकि अगर हम IMF की बात करें दोस्तों तो ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, वो भी ज्यादा ब्याज पर और विकट परिस्थिति में। ये दोनों का जो वेटन स्थापना हुआ था 1944 में अमेरिका के वेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है एक्सप्लेनेशन वाला। किस देश के उच्चायोग ने पहली बार कारगिल में सरकारी परियोजना को क्या किया है, सहायता करने का घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन और जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने पहली बार कारगिल का है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, वहां एक सरकारी परियोजना को अपना सहायता देने के लिए घोषणा किया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लद्दाख के इतिहास में पहली बार, लद्दाख यानी जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो उसके इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी के द्वारा किसी विकासात्मक कार्य के लिए परियोजना का शिलान्यास किया गया है। और ये जो शिलान्यास किया गया है यह जो है इस परियोजना का नाम है जरो की ओर लौटो नाम का परियोजना। देखिए यहाँ दोस्तों कारगिल जो परियोजना है इसका जो अभी उच्चायोग है ऑस्ट्रेलिया का, उनका नाम है बैरी ओफेरल और इसका नाम है जरो की ओर लौटो। ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य, मेन आप उद्देश्य देखो, पारंपरिक ज्ञान को, जो पारंपरिक ज्ञान है, नॉलेज है, उसको स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम में जोड़ना। यानी ये जो जरो की ओर लौटो जो परियोजना आया है ये शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा किस प्रकार कि जो आपको पारंपरिक ज्ञान जो पहले मिलता था उसे स्कूली शिक्षा, स्कूली पाठ्यक्रम के ज्ञान से उसे जोड़ना है। और ये जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विस्तारवादी ये रूप को ये प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग महादेश है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये हमारा ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये मेरा प्यारा देश क्या हो गया, भारत हो गया। दोनों के बीच अच्छे संबंध। तो वही लेह लद्दाख की बात करें दोस्तों तो लेह पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह के घोषणा के आधार पे इसको 5 अगस्त को घोषणा हुआ था, इसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। अगर यहाँ पे देखो दोस्तों ये ऊपर का हिस्सा आपको लद्दाख दिखेंगे। लद्दाख में आपको 2 जिले हैं, एक लेह है और एक लद्दाख। लद्दाख में एक आपको यहाँ बीच में जो मिड पॉइंट जो कारगिल जिला दिख रहे हैं, यहीं पे परियोजना का क्या किया गया है, घोषणा किया गया है दोस्तों। अब हम लोग अंत में कुछ देखेंगे प्रमुख निधन एवं नियुक्ति एवं इस्तीफा। पहला प्रश्न है दोस्तों तमिल एक्टर एवं फिल्म मेकर। उम्मीद करते हैं कि इन एक्टर को आप लोग भली भांति जानते होंगे। इनका नाम था मनु बाला। इनका क्या नाम था, मनु बाला। उनका 69 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है वैनेसा हडसन की क्वांटास एयरवेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में क्या किया गया है, नियुक्ति हुआ है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो एयरलाइन के इतिहास में किसी भी एयरलाइंस के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महिला जो है CEO के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उसे नियुक्ति किया गया है। ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया। तीसरा है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पितामह कहे जाने वाले जनक जेफरी हिंटन, उनका नाम क्या है, जेफरी हिंटन ने गूगल के पद से क्या दे दिया है, तो इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे का रीजन है कि गूगल के पद से इस्तीफा। अगर बात आप करें गूगल का, तो गूगल का संस्थापक कौन था, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में। अगर आपसे सवाल करें कि गूगल का स्थापना कब हुआ था, तो 1998 ईस्वी में। और गूगल के वर्तमान में CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के कौन है, सुंदर पिचाई। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाने वाले, इनका क्या, इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया। अब कुछ पुरस्कार एवं सम्मान की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मीरा सियाल को लंदन में मिलेगा बाफ्टा फेलोशिप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये भारतीय मूल की महिला है। ये कहाँ की है, भारतीय मूल की महिला है। इन्हें भारतीय मूल की महिला को लंदन में बाफ्टा फेलोशिप का पुरस्कार मिलेगा। बाफ्टा क्या है दोस्तों, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है BAFTA। बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी ब्रिटेन के जो टेलीविजन के क्षेत्र में, फिल्म एवं टेलीविजन में असाधारण योगदान जिनका रहता है उसके क्षेत्र में इसे उनका बाफ्टा का सर्वोच्च सम्मान, यानी कि फिल्मी जगत की दुनिया के
सर्वोच्च सम्मान ये जो है ये किसे मिल रहा है? भारतीय मूल की मीरा सियाल को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। इसका स्थापना बाफ्टा का कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी से। इतना पॉइंट आप लोग याद रखो। अगला प्रश्न है, समाजवादी पंडित रामकिशन 97 साल की उम्र में बने मैन ऑफ द सेंचुरी। समाजवादी एक पंडित हैं जिनका नाम है रामकिशन, वो 97 साल की उम्र में क्या बने हैं? मैन ऑफ द सेंचुरी। ये पहले जो है पूर्व लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। समाजवादी नेता के रूप में ये अपना योगदान के लिए जाने जाते हैं और इन्हें शताब्दी पुरुष, जिसे ही मैन ऑफ द सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। अब कुछ खेल विशेषांक की चर्चा कर ले दोस्तों। तो खेल विशेषांक में जो पहला प्रश्न है कि लूका ब्रेसेल ने जीता स्नूकर विश्व चैंपियनशिप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये जो पुरुष है लूका ब्रेसेल, ये बेल्जियम का खिलाड़ी है। कहाँ का है? बेल्जियम का। ये यूरोपियन कंट्री बेल्जियम का 28 वर्षीय खिलाड़ी, ये प्रथम बार बेल्जियम का कोई पुरुष जो है ये खिताब यानी प्रथम बार चैंपियन बना है। किस क्षेत्र में? तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप में। किसे हराकर? तो मार्क सेल्बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसे हराकर जीता है तो मार्क सेल्बी। किसे हराकर? मार्क सेल्बी। ये कहाँ का खिलाड़ी है? तो बेल्जियम का 28 वर्षीय जो प्रथम बार विश्व चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। और एक इतिहास के तौर पे हम लोग देखेंगे नया कीर्तिमान रचा है नेपाल का। नेपाली क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। क्या इतिहास रचा है? पहली बार पुरुष एशिया कप के लिए किया है क्वालिफाई। किसे हराकर? तो यूएई को हराकर प्रथम बार नेपाल जो है क्रिकेट के क्षेत्र में पुरुष एशिया कप में क्या किया है? क्वालिफाई किया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें दोस्तों तो अमिताभ कांत की पुस्तक, अमिताभ कांत पूर्व जो नीति आयोग के जो सीईओ रह चुके हैं, उनकी एक पुस्तक है, उनका नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। तो इनका ये पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। और अमिताभ कांत जो नीति आयोग के क्या है? पूर्व सीईओ। उसके बाद अगला फैक्ट है महत्वपूर्ण जारी में, ओडिशा सरकार ने, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये नवीन पटनायक जी है। उन्होंने घोषणा किया है कि भारतीय हॉकी टीम का जो प्रायोजन यानी जिसे स्पॉन्सर कहते हैं, आप देख रहे होंगे जो भारतीय पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम का जो आप टी शर्ट पे देखोगे, ड्रेस पे, तो ओडिशा लिखा होता है। तो ओडिशा अभी स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा था, पुनः इसे 10 वर्ष की अवधि बढ़ाकर ये अवधि 2023 तक कर दिया गया है। तो उड़ीसा सरकार पुनः जो है नवीन पटनायक की सरकार ने पुरुष और महिला हॉकी टीम को 2033 तक वो प्रायोजन के लिए क्या किया है? बढ़ाया दिया। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब तलाक के लिए 6 महीने का वेटिंग पीरियड, यानी पहले तलाक के लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना पड़ता था। इसके बारे में तो विशेष हम अलग चर्चा करेंगे। फिलहाल जानो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अनुच्छेद का प्रयोग किया है, अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला सुनाया है कि अब तलाक के लिए आपको 6 महीना का क्या नहीं करना पड़ेगा? इंतजार नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अंत में 3 मई 2023 का कुछ रिवीजन। पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? दोस्तों जामनगर रिफाइनरी कहाँ की है? भारत के गुजरात में है, रिलायंस की कंपनी है। वही सऊदी अरामको की बात करें दोस्तों, ये सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी कंपनी। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सेना ने किस विमान का इस्तेमाल किया? तो C-70 ग्लोब मास्टर। वही ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन कावेरी। तीसरा है आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस स्थान पर किया गया? तो साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर में ये किया गया है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन है? तो बाबर आजम। जबकि पहला कौन है? तो विराट कोहली। विराट कोहली 276 पारी में, जबकि बाबर आजम 277 पारी में ये कीर्तिमान रचा है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने रहोगे तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं आपका लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट जुटा पाऊँ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।